हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? तो आज इस चैलेंज का 5वां दिन है और आज 5वें दिन हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कैलोरीमेट्री, हीट का जो टॉपिक है। अकेले अपने आप में वेटेज अच्छा रखता है, न्यूमेरिकल इससे अच्छे बनते हैं, होते नहीं है बेटा। और इसमें दो पार्ट हैं। ये पहला पार्ट है स्पेसिफिक हीट के बारे में और दूसरा पार्ट किसके बारे में? लेटेंट हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट के न्यूमेरिकल तो हो जाते हैं, लेकिन लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होती है। तो हम लोग जो है आज इस सीरीज का 5वां दिन है और 5वां चैलेंज है, एक तरीके से दिन क्या कह सकते हैं। 5वां चैलेंज है और इस चैलेंज में हम लोगों को कैलोरीमेट्री कंप्लीट करना है। अभी तक जो न्यूमेरिकल, टफ न्यूमेरिकल की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हुआ है, ठीक है, साउंड वाला चैप्टर हुआ है। तो अब इन दोनों के न्यूमेरिकल आई होप तुम लोगों ने कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो बेटा कर ही लो जा करके, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। करना ही करना है। 10th का पेपर है तो देना ही देना है। ऐसा तो है नहीं कि स्किप कर दोगे, मेडिकल लगा दोगे, काम चल जाएगा, अभी तक जैसा किया होगा एक दो बच्चों ने। लेकिन अब मेडिकल से तो काम होना नहीं है, तो भैया करना ही करना है तो ढंग से ही करो। जब करना ही है कोई भी काम तो अच्छे से करते हैं। तो आज टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लंबा चैप्टर है, लंबी वीडियो बनेगी। तो आज स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो अब कैलोरीमेट्री में देखो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है हम लोगों को। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे हीट की। कैलोरीमेट्री एंड लेटेंट हीट है चैप्टर का नाम। तो सबसे पहली जो हेडिंग आती है वो किसकी आती है? वो आती है हीट की। तो हीट में देखो बेटा, सबसे पहली बात, अगर हीट समझना है तो हीट से पहले हम लोगों को टेम्परेचर समझना पड़ेगा। तो किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस को या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को ये हमें क्या बताती है? टेम्परेचर बताता है। जैसे मान लो कि अभी हम लोग, कोई भी चीज़ है, गर्म चीज़ है, तो जब वो लेते हैं हाथ में कैरी करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर अलग होगा। सराउंडिंग से ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं गर्म है, सराउंडिंग से कम है तो उसको बोलते हैं ठंडा है, ठीक है। तो हीट क्या है, पहले हीट समझते हैं, फिर उसके बाद, या टेम्परेचर पहले देख लो। टेम्परेचर क्या होता है? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। जितनी भी काइनेटिक एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर है वो हमारा बताता है क्या? टेम्परेचर को बताता है, ठीक। फिर उसके बाद ये डिग्री ऑफ हॉटनेस को या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को बताता है। स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है, एसआई यूनिट, इतना ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हीट समझते हैं। तो हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड थर्मल एनर्जी possessed by a body on account of the रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। जब वो मॉलिक्यूल हमारे क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं, तो उसकी वजह से हीट एनर्जी वहां पर आ जाती है या थर्मल एनर्जी आ जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। तो टोटल मिलाकर के हम लोग कहें क्या कि ये सम ऑफ क्या है? काइनेटिक एनर्जी। भाई जितने मॉलिक्यूल हैं चैम्बर के अंदर वो सब के सब क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही हमारी क्या कहलाती है? हीट एनर्जी कहलाती है। एसआई यूनिट की बात करें बच्चे तो जूल होती है। 1 किलो जूल होगा तो 1000 जूल होगा। स्केलर क्वांटिटी ये भी है। इस चैप्टर में अधिकतर चीज़ें, 99% चीज़ें, 100% चीज़ें ही क्या हैं? स्केलर क्वांटिटी हैं। तो कहीं पे अगर तुम्हें समझ में ना आ रहा हो तो सीधे तुम स्केलर लिख देना, पेपर में सही होगा वो। फिर उसके बाद आता है बच्चे की द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट, है ना। प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है वो क्या होती है? कैलोरी होती है। 1 कैलोरी में याद रखना है तुमको कि 1 कैलोरी में कितने होते हैं? 4.186 जूल होते हैं। या इसी को न्यूमेरिकल करते समय ध्यान, कैलकुलेशन कम करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि 4.2 रख लीजिए, आप काम चल जाएगा आपका। तो इतना समझ में आ गया। 1 कैलोरी को डिफाइन करना है तो ये हीट एनर्जी होती है क्या? रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर। कहां से कहां तक? टेम्परेचर 14.5 से 15.5 लेना होता है, ठीक है। बच्चे पूछते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस लिख दें। अगर याद नहीं है, देखो, अगर कोई काम तुम्हें याद नहीं है तो भाई तुम लिख दो। लेकिन अगर कोई भी काम अच्छे से याद है तो क्यों रिस्क लो यार, लिख दो 14.5 टू 15.5 लिख दो। अब कई बार बच्चा कहता है सर 1 डिग्री लिख दें, तो भाई अगर तुम्हें आता है तो तुम यही लिखोगे, और नहीं आता है तो कर क्या सकते थे, है ना। तो इसमें अफसोस करने के लिए कोई ऑप्शन होता नहीं है। फिर बात आती है कि भाई टेम्परेचर की और यूनिट क्या होती है? तो एक होती है डिग्री सेल्सियस और एक होती है क्या? फ़ारेनहाइट होती है। तो डिग्री सेल्सियस जब लेंगे तो आ जाएगा C-0/100, ये याद ही रख लो। C/100 इक्वल टू होता है F-32/180। तो यहाँ से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछा भी जाता है रिलेशन, तो यहाँ से कट करोगे तो ये बनता है फाइनली C/5
इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक, अब इसके बाद अगर मान लो डिग्री सेल्सियस, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस लिखा है, इसको अगर केल्विन में बदलना है तो ये हो जाएगा 27 प्लस 273, तो ये हमारा आ गया 300 केल्विन आ गया। क्लियर है इतना? लेकिन इसमें जो मेन बात है वो ये है कि अगर कहीं चेंज इन टेम्परेचर लिखा है, जैसे मान लो लिखा हुआ डेल्टा टी की वैल्यू 27 है, तो केल्विन में हमेशा वो भी कितना रहेगा, 27 केल्विन ही रहेगा। इतना ध्यान रखना है हमको। समझ में आ रही बात? डेल्टा टी अगर डिग्री सेल्सियस में दिया, चेंज इन टेम्परेचर लिया, क्यों होता है ऐसा ये समझो बेटा। जब डेल्टा टी हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1, यही तो होता है। तो अगर मान लो 27 आ रहा है तो हमने मान लिया एक का 300 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, एक का 273 रहा होगा, तो T2 तुम्हारा आता 300, या चलो ऐसे ना करो और सिंपल कर देते हैं, T2 की वैल्यू अगर हम डिग्री सेल्सियस में लेते, ठीक है, T2 की वैल्यू अगर हम डिग्री सेल्सियस में लेते तो हमने कह दिया T2 है 27 डिग्री सेल्सियस और T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तब भी तो आ जाता। तो T2 की वैल्यू हो गई 27 माइनस 0, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। लेकिन मान लो अगर केल्विन में करते तब भी देखो कितना आता, T2 27 डिग्री है ना, तो उसको जब केल्विन में करते तो कितना आता, 27 प्लस 273 माइनस 0 प्लस 273। तो देखो ये ध्यान से, तो 27 प्लस 273 माइनस 0 माइनस 273, तो ये 273 तो कटना ही कटना है ना। तो वो चाहे डिग्री सेल्सियस में आए चाहे केल्विन में आए, वो डेल्टा टी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अगला टॉपिक समझते हैं। तो यहां तक ये समझ में आई, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को। चलो फिर अगला देखते हैं। थ्योरी पार्ट खत्म करते चले जाते हैं ताकि न्यूमेरिकल में टाइम बच जाए अपने पास। फिर उसके बाद है थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम देखो क्या होता है बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम समझना है तो तुम ऐसे समझो कि अगर मान लो दो बॉडी हैं, जैसे ए प्लस ए है एक बॉडी और एक बॉडी बी है, तो हमेशा जो हीट का फ्लो होता है वो हमेशा कहां से कहां होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। तो हॉट बॉडी से कहां की तरफ होता है, कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। जैसे मान लो कि तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो हम ये तो मान ही सकते हैं अगर स्टूडेंट हो तो हमें फिजिक्स की थोड़ी ज्यादा नॉलेज होगी, ठीक है, तुम्हें थोड़ी क्या होगी, कम होगी, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। अभी तुम 10th क्लास में हो तो हमें इतना तो हम मान के चल ही सकते हैं ना कि भाई तुमसे थोड़ी सी नॉलेज हमें ज्यादा होगी। तो जब हमने तुमसे थोड़ी सी नॉलेज ज्यादा है तभी तुम हमें सुन रहे हो। तो नॉलेज का ट्रांसफर हमेशा क्या है, हाई नॉलेज टू लो नॉलेज जा रहा है। और कब तक सुन रहे हो, जब तक तुम्हारा बोर्ड खत्म नहीं हो रहा है। जिस दिन बोर्ड खत्म हो गया उस दिन तुम मेरा चैनल कहो तो अनसब्सक्राइब कर दो गुस्से के मारे। तो हीट का फ्लो हॉट से कोल्ड की तरफ जाता है और कब तक होता है, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और जिस दिन सेम हो जाते हैं वही कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कहलाती है। बात समझ में आ रही है? फिर आता है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बताती है। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, जूल होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। ये किस पे काम करती है, कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल पे काम करती है। ये क्या होता है, थर्मोमीटर से इसको नाप लेते हैं। इट इज द कॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये टेम्परेचर जब चेंज होता है तो इसका मेन कॉज यही है। और ये क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट है। क्लियर है इतना? तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब इसके बाद आता है कि भाई किस किस पॉइंट पे ये डिपेंड करती है, कौन सी हीट, स्पेसिफिक हीट। ठीक है ना? तो देखो क्या है, या पहले एक तुम लोगों को बता देते हैं हीट स्पेसिफिक और वो, तब जल्दी जल्दी समझ में आएगा। होता क्या है, हीट जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हीट जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक होती है हमारे पास स्पेसिफिक हीट और एक होती है लेटेंट हीट। यहाँ पे स्पेसिफिक लिख दे रहे हैं और इस तरफ हम लिख दे रहे हैं लेटेंट हीट। ठीक, लेटेंट बहुत चल भी रहा है आजकल तो लेटेंट हीट लिख दिया। स्पेसिफिक देखो क्या होती है, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे पानी है, पानी का टेम्परेचर अभी मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है। जैसे गर्मी हो, सर्दियां चल रही हैं अभी,
तो गीजर में टैंकी में जो पानी भरा रहता है वो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस पे मान लो है, और नहाना भी है हमको, तो हम क्या करते हैं पानी गर्म करते हैं, गीजर चलाते हैं। तो अब मान लो हमने टेम्परेचर कर लिया क्या 50 डिग्री सेल्सियस, तो देखो यहाँ पर भी वाटर है और यहाँ पर भी वाटर है, ठीक है, लेकिन हीट तो दी होगी ना हमने। तो इसका मतलब क्या है कि केवल हमें क्या करना है, टेम्परेचर चेंज करना है। अगर केवल टेम्परेचर चेंज हो, बॉडी की स्टेट में कोई चेंज ना हो, सेम रहे, तो उस समय जो हीट दी जाती है वो कौन सी हीट होती है, वो होती है स्पेसिफिक हीट। तो अब इसका फॉर्मूला आता है, तो QH जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, QS जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के, QS जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा T के। तो जब हम इन दोनों को तीनों को मिला देंगे तो ये बनता है हमारा QS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट को यार, QS जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होता है, QS जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T होता है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा M डेल्टा T। अब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, इक्वल लगेगा तो एक कांस्टेंट आता है, तो ये हमारा C जो है वो कांस्टेंट कहलाता है। C हमारा कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, अभी बता देंगे वहां लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। क्लियर है इतना? और यहां से एक हीट कैपेसिटी वर्ड अलग आता है, तो C डैश की वैल्यू होती है M इंटू सी। क्लियर है इतना? अब लेटेंट क्या होता है, लेटेंट होता है कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होती है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये करना है, तो टेम्परेचर को अगर हमें सेम रखना है और क्या करना है, स्टेट चेंज करा देनी है, ठीक है, स्टेट अगर क्या हो, चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए, टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे, तो उस समय जो हीट होती है वो कौन सी कहलाती है, QL कहलाती है। QL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, तो QL इक्वल टू कितना हो जाएगा, M इंटू एल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसी को समझते हैं उससे। तो यहां पे क्या है, हाँ, तो देखो यहाँ पे फैक्टर्स ऑन विच हीट गेन और हीट लॉस बाय अ बॉडी डिपेंड्स, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे भाई देखो Q प्रोपोर्शनल टू M, Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, मटेरियल ऑफ द बॉडी पे भी करती है। तो यहाँ से ये जो C होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट होता है, और इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर बच्चे यहाँ से तुम C की वैल्यू निकालोगे तो C की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन M डेल्टा T आएगी, ठीक है ना। तो C की वैल्यू क्या आ गई, Q अपॉन M डेल्टा T आ गई। अब यहां पर जब इतनी वैल्यू आ ही गई है तो हम लोग इसको समझते हैं। तो देखो क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। अगर हमें यूनिट मास को यूनिट डिग्री सेल्सियस चेंज कराना है तो C की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Q के इक्वल होगी कि नहीं होगी, कब होगी, जब M की वैल्यू 1 हो और डेल्टा T की वैल्यू भी क्या हो, 1 हो। 1 यहाँ पे SI यूनिट है तो kg ले लेना, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा T जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस ले लेना। बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतना? तो ये कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ लोगों की पता होनी चाहिए, मेन किसकी होनी चाहिए, वाटर की पता होनी चाहिए, 2090 नहीं होती है, आइस की होती है, और वाटर की कितनी होती है, 4180 होती है। क्लियर है इतना? ये चीज समझ में आ गई? चलो, अब इसके बाद आता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस आल्सो डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, किस स्टेट पे है, आइस आइस में चल रहा है तो अलग होगी, वाटर की अलग होगी, स्टीम की अलग होगी, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आता है हीट कैपेसिटी, क्या होती है बच्चे, हीट कैपेसिटी होती है, इसको हम लोग C डैश से दिखाते हैं, C डैश की वैल्यू हो जाती है M इंटू सी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो हमारी कहलाती है C डैश। तो ये C डैश की वैल्यू होती है M इंटू सी। तुम्हें पता था Q का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू सी इंटू डेल्टा T होता है।
तो अगर हमने m इंटू सी को एक तरफ रोका तो इधर कितना हो जाएगा, q अपॉन डेल्टा टी होगा, और m इंटू सी ही हमारा क्या कहलाता है, c कहलाता है ना, तो ये हो जाएगा q अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी जिसको हम लोग जूल केल्विन इनवर्स बोल देंगे। ठीक, फिर इसके बाद डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस देखो क्या होता है हीट कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। देखो हीट कैपेसिटी जो है वो तो मास पे डिपेंड कर रही है भाई, सी डैश की वैल्यू जो है वो कितनी है, m इंटू सी है, तो ये तो मास पे डिपेंड कर रही है। और ये वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, मास पे तो डिपेंड करती नहीं है। तो भाई कॉपर की एक फिक्स वैल्यू हो गई, और हीट कैपेसिटी अगर हम कॉपर के 5 kg की बात करें और 10 kg की बात करें तो ये क्या होगी, फ्लक्चुएट करेगी। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि भाई ये नॉट फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड है। ये क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द मास, और ये मास पे डिपेंड नहीं करेगी। SI यूनिट में तो डिफरेंस बता देना। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगले में देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज कितना है, 4180। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। तो भैया यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक हीट मीन्स क्या होता है कि इतनी एनर्जी मिलेगी कब, जब हम क्या करें 1 kg को वाटर को कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें, 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज करें तो इतना होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पीस ऑफ आयरन वेइंग 100 ग्राम वॉज कूल्ड फ्रॉम 100 टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ से 100 से कहाँ तक लाए हैं, 30 तक लाए हैं ना, तो डेल्टा टी बेटा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30, डेट मीन्स 70 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब उसके बाद मास की वैल्यू गिवन थी, सी की वैल्यू गिवन थी, तो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी करके तुम आंसर नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना, तो वही चीज लिखी हुई है, एम सी डेल्टा टी करके आंसर आ जाएगा। अगला देखो लिखा हुआ है एन एल्यूमिनियम वेसल। भैया यहाँ पे देखो केवल कंटेंट होगा, यहाँ पे फालतू का हंसी मजाक नहीं करा पाते हैं क्योंकि ये टाइम नहीं है यार, हंसी मजाक कराने को तो हम बहुत करा दें लेकिन टाइम नहीं है ना अपने पास। जब टाइम होगा तो बिल्कुल मजाक होगा, लेकिन अभी सीरियस हो इतना, भाई तुम लोग टाइम दे रहे हो यार, मोबाइल पे टाइम दे रहे हो ना, मोबाइल पे दे रहे हो, टैबलेट होगी क्या होगा, टीवी पे देख रहे हो, कहीं तो देख ही रहे होगे। तो जब कहीं ना कहीं देख रहे हो तो सीरियस होके देख रहे हो। बेचारे इतनी मेहनत से तो तुम लोग यूट्यूब पे ये एजुकेशन चैनल खोलते हो, उसमें भी हम जा करके हंसी मजाक कर दें तो क्या मतलब है उसका, रील बनाने के लिए वायरल होने के लिए तो कर सकते हैं लेकिन आउटपुट नहीं है ना यार उसका, वायरल हो करके मज़ा नहीं, जितना मज़ा दिमाग में छाने में। तो देखो टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाई 35 डिग्री सेल्सियस, 3500 जूल ऑफ एनर्जी इतनी इतनी होती है। थर्मल कैपेसिटी पूछी गई है, मास ऑफ द वॉट दिया गया बस। तो Q इक्वल टू क्या होता है, सी डैश इंटू डेल्टा टी होता है। सी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन डेल्टा टी। Q की वैल्यू कितनी थी 3500, डेल्टा टी कितना था 35, तो यहाँ से 100 आ जाएगा। यूनिट लिखनी है नहीं तो 1 मार्क्स कट जाते हैं बेटा, तो इतना ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद सी डैश की वैल्यू किसके इक्वल होती है, m इंटू सी के इक्वल होती है, वहां से तुम आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया। तो यहां से c की वैल्यू हो जाएगी 166.67 हो जाएगी। क्लियर है। चलो अब इसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चन भी मजेदार हैं, इसके इंपॉर्टेंट भी हैं, तो कैसे होंगे ये समझाते हैं तुम्हें। तो यहाँ पे देखो क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादातर जो आएगा उसमें सब में लिखना तो तुम्हें घुमा फिरा करके वही है, क्या लिखना है। तो देखो वाटर की हीट कैपेसिटी होती है हाई, ये किसकी बता रहे हैं, हम वाटर की बता रहे हैं तुम्हें। अब Q का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ठीक, अब बताओ अगर C की वैल्यू ज़्यादा है तो सेम जैसे मान लो 100 देना है, C की वैल्यू अगर 2 होती, इसकी 1 ही रख दे रहे हैं, तो डेल्टा टी कितना आता, 50 आता। अगर हम C की वैल्यू को 4 कर दें तो देखो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी ना अगर 100 लाना है। अगर हम इसको 10 कर दें तो 10 हो जाएगी।
तो इसका मतलब अगर हम सी को ज़्यादा करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा टी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कभी भी देखो डेल्टा टी फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए या कोई भी प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे वो देखा गया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, हॉट वाटर यूज फॉर फर्मेंटेशन। तो इसका रीजन क्या होता है, वाटर डज नॉट कूल क्विकली, जल्दी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू क्या है, ज्यादा। अभी अभी बताया ना तुमको, सी की वैल्यू ज्यादा होती है तो वो जो है जल्दी नहीं कूल होता है। तो वही लिखा है, ड्यू टू हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, सो अ हॉट वाटर प्रोवाइड्स मोर हीट एनर्जी फॉर फर्मेंटेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। भाई एकदम से जब ठंडा नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको काफी देर तक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, फार्मर हिल फिल देयर फील्ड विद वाटर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट। तो होता क्या है कि अगर हमने पानी डाल दिया है, अब ऊपर से जब ओस गिर रही है ना, ठंडी हो रही है, भाई कोल्ड विंटर नाइट लिखा हुआ है, तो जब गिर रही है, ओस गिर रही है, कोहरा गिर रहा है, तो वाटर क्या करता है, एक प्रोटेक्शन का काम करता है कि उसके नीचे जो होती है हमारी फसल, वो क्या होती है, बची रहती। क्यों? फिर से वही रीजन कि अगर सी की वैल्यू ज्यादा है तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, धीरे धीरे होगा। तो वही लिखा, तब तक सुबह हो जाती है तो थोड़ा बहुत बच जाता है। अब देखो वही लिखा हुआ, ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट इफ टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू एनुअलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, वाटर विल एक्सपेंड this bursting the veins of plants. As a result, the plant will die in order to save the crops on such cold nights. So इसके लिए क्या करते हैं, farmer fill their field with water because water has high specific heat capacity. हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, डिमांड कर रहे होते हैं, इतनी एनर्जी जल्दी जल्दी तो नहीं हो पाती है। तो यही मेन रीजन होता है इसका। क्लियर है इतना? फिर क्या है, इन कोल्ड कंट्री वाटर इज यूज एज हीट। जो बहुत ठंडी ठंडी कंट्री होती है, कनाडा वगैरह होती है, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम रहता है। तो वहाँ पे वाटर को क्या किया जाता है, हीट रिजर्वायर के लिए बचाया जाता है, वाइन वगैरह में। तो इसका रीजन वही है, इज दैट वाटर ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन इम्पार्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बिफोर रीचिंग इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे वाइन की बॉटल को रख दिया गया पानी रख करके, अब जो जैसे मान लो यहाँ पे एक कंटेनर बना दिया गया, उसमें यहाँ पे कुछ रख दिया गया और यहाँ पे साइड में पानी भर दिया गया, तो पहले जो ठंड आ रही है वो कहाँ पे आएगी, पानी पे लगेगी, उसके बाद अंदर जाएगी ना। तो जब तक पानी क्या करता है, एक प्रोटेक्शन का काम करता ही है, तो उसके बाद अंदर का जो मटेरियल होगा वहाँ पे क्या करेगा, उसको बचाएगा, उसके बाद जा करके फ्रीजिंग तक पहुँचेगा। तो इतनी तो सेफ्टी हो जाती है। फिर उसके बाद आता है कैलोरी मीटर। तो कैलोरी मीटर क्या होता है बेटा, कैलोरी मीटर क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है। इससे ये समझ लो, ये जो पार्ट है इससे 2 नंबर का क्वेश्चन कोई ना कोई आता है, तो ये पेज ढंग से याद कर लेना तुम लोग। कैलोरी मीटर क्या है, इट इज अ सिलेंड्रिकल वेसल विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट गेन और लॉस बाय अ बॉडी व्हेन इट मिक्स्ड विद अदर बॉडी। भाई एक क्या होता है, एक डिवाइस है, बीकर है, वेसल है, जो कि क्या करता है, मेजरमेंट करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट गेन हुई है या लॉस हुई है, ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है। ठीक, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, हीट कैपेसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम इससे। फिर क्या है, किससे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट। तो जो कैलोरी मीटर होता है बेटा, वो किससे बनाया जाता है, थिन शीट ऑफ कॉपर से। ये क्वेश्चन आता है कि भाई किससे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। तो कॉपर से बनाया जाता है, एक नंबर, और दिस इज बिकॉज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of copper is low. By making it thin, the thermal capacity of calorimeter becomes still low, so that it takes a negligible amount of heat from its content. होता क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक कैलोरीमीटर है, अब ये हम क्या करते हैं, कॉपर का बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, इसका रीजन है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी की वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है। तो अगर हम इसको कुछ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि ये सारा का सारा हीट अपने ही अंदर ले ले, ये इसके अंदर जो भी वाटर होगा वहां तक ये क्या करता है, तुरंत पहुंचाता है। जैसे मान लो हमने 100 जूल एनर्जी दी,
अब पता चला हमने बहुत ये थिक ले लिया, थिक ले लिया तो पता चला 50 तो यही खा गया और 50 ही अंदर पहुंची, तो हमारी 50 जूल क्या हो गई, वेस्ट हुई कि नहीं हुई। तो कभी भी एक्यूरेट रीडिंग कैसे आ सकती है, तो इसीलिए हम लोग किसका बनाते हैं, कॉपर का, ताकि हीट लॉस जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। फिर अब उसके बाद तुम्हें पता है 3 चीजें होती हैं हीट ट्रांसफर के लिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो अब यहाँ पे रेडिएशन से बचने के लिए, कन्वेक्शन से बचने के लिए, कंडक्शन से बचने के लिए क्या क्या किया जाएगा वो देखा जाएगा। तो सेकेंड पार्ट क्या है, द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द कैलोरीमीटर आर पॉलिश्ड टू रिड्यूस द हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन। पूछा जाता है कि रेडिएशन से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, इनर और आउटर सरफेस को कैलोरीमीटर की उसको पॉलिश कर देते हैं। किससे करते हैं, वो पॉलिश कर देते हैं ताकि हमारी रेडिएशन से जो हीट लॉस हो रही हो वो क्या हो, बची रहे। फिर क्या है सेकंड, थर्ड पॉइंट क्या है, द कैलोरीमीटर इज केप्ट इनसाइड अ वुडन इंसुलेटिंग जैकेट। वुडन इंसुलेटिंग जैकेट के अंदर रखा जाता है। द स्पेस बिटवीन द कैलोरीमीटर एंड द इंसुलेटिंग जैकेट इज फिल्ड विद सम पुअर कंडक्टर। किससे, कंडक्शन से बचाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही, कंडक्शन से बचाने के लिए। तो जो हम लोगों की जैकेट है और जो हम लोगों ने स्पेस है उसके बीच का, कैलोरीमीटर और जैकेट के बीच का, उसको हम लोग किससे भर देते हैं, पुअर कंडक्टर से भर देते हैं। फिर क्या है, द कैलोरीमीटर इज कवर्ड विद अ लिड टू अवॉइड हीट लॉस बाय कन्वेंशन। तो कन्वेंशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कवर्ड कर देते हैं, किससे, लिड के साथ। बात समझ में आ रही है, द इंसुलेटिंग लिड हैज 2 होल्स, वन फॉर द स्टीरर एंड द अदर फॉर द थर्मोमीटर। बात समझ में आ गई। तो ये चीज होती है, डायग्राम से तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट था पिछला जो बनाया है, तो यहाँ पे देख लो। तुम्हें पता है ना किससे किससे बचने के लिए क्या क्या किया गया है। तो एक रखा गया स्टीरर और एक क्या रखा गया, थर्मोमीटर। ये हो गया स्टीरर और ये क्या हो गया, थर्मोमीटर हो गया। ये तो सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये है वाटर, यहाँ पे इंसुलेटर है, ये जैकेट हो गई, तो ये इंसुलेटिंग जैकेट हो गई। इसके बीच में हमने क्या भर दिया, इंसुलेटिंग मटेरियल भर दिया। किससे बचने के लिए भरा था, कंडक्शन से बचने के लिए। फिर उसके बाद हर एक चीज समझ में आ गई। किससे कवर करते हैं, लिड से कवर करते हैं, किससे बचने के लिए, कन्वेंशन से। पॉलिश क्यों करते हैं, पॉलिश करते हैं रेडिएशन से बचने के लिए। तो बेटा पॉलिश है तो रेडिएशन, फिर लिड आएगा तो लिड के लिए क्या होता है, कन्वेंशन होता है। और अगर हम लोग पुअर कंडक्टर भरते हैं तो वो किसके लिए भरते हैं, कंडक्शन के लिए भरते हैं। तीनों चीजें समझ में आ गई। हर एक चीज समझ में आनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तो भैया करना ही करना है। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, अगर मान लो 2 लोग हैं, 2 सब्सटेंस हैं, 2 वेसल हैं, इसमें ए है, इसमें बी है। इसका मास हो गया m1, इसकी स्पेसिफिक हो गई c1, यहाँ का t1। इसका मान लिया m2, c2, t2। हीट का फ्लो हॉट बॉडी से कहाँ की तरफ जाता है, कोल्ड बॉडी की तरफ जाता है। कब तक जाता है, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। मान लो ये T इक्वलेंट हो गया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। तो यहां पे बताओ हीट लॉस होगी इक्वल टू क्या होगा, हीट गेन होगी। ठीक है, मतलब डिमांड इक्वल टू क्या होगी, सप्लाई होगी। बात समझ में आ रही है। तो हीट लॉस कौन करेगा, हॉट बॉडी करेगी, और हीट गेन कौन करेगा, कोल्ड बॉडी करेगी। इतनी तो बात क्लियर है ही है, यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। तो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा m1 c1 डेल्टा t1 इक्वल टू m2 c2 डेल्टा t2। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है बेटा। तो यहाँ पे सारी हमने थ्योरी की चीज़ें लिखी हुई हैं फालतू की, लेकिन आता है ये पेपर में इसलिए लिखा हुआ है, नहीं तो हमें कोई शौक तो है नहीं लिखने का, हम तो वैसे ही बचते हैं लिखने से। तो यहाँ पे ये पूरा इन्होंने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए पूरा लिखा है बेटा, है ना। एक बार रीड कर लेना आप लोग। अब इसको देखो, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है ताकि समझ में आ जाए।
तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। लिखा हुआ है 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो तुम लोग क्या किया करो, 2 बकेट बना दिया करो। सबसे सिंपल मेथड बता रहे हैं, 2 बकेट यहाँ पे बना दो। अब यहाँ पे क्या है, 200 ग्राम है, हॉट वाटर है, कितने पर है, 80 डिग्री सेल्सियस पर है। और यहाँ पे कितना है, 300 ग्राम है, कितने पर है, 10 डिग्री सेल्सियस पर है। दोनों वाटर है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो मान लिया टी हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब बताओ, यहाँ पे हम लिखेंगे हीट लॉस, पूरा लिखेंगे, यहाँ पे तो मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें। हीट लॉस इक्वल टू क्या लिखेंगे, हीट गेन। अब तुम ये बताओ कि हीट लॉस कर कौन रहा है, हीट लॉस कर रही है हॉट बॉडी, और हीट गेन कौन कर रहा है, कोल्ड बॉडी कर रही है ना। ये बात समझ में आ रही। तो हीट लॉस जब वो करेगी तो ये हो जाएगा M1C1 डेल्टा T1, और ये हो जाएगा M2C2 डेल्टा T2। अब बताओ M1 की वैल्यू, हॉट बॉडी इधर थी ना, तो M1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 200। C वाटर का ही था तो C हो गया, डेल्टा T1। अच्छा, तो 80 और 10 लेंगे तो बीच में कहीं आएगा, मान लिया कुछ 40-50 कुछ भी आएगा मान लो, तो हमें डेल्टा टी हमेशा प्लस में लेना होता है, ये जान लो तुम। तो 80 माइनस टी करेंगे ना यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो आएगा M2, C2 की वैल्यू तो C हो गई, डेल्टा T2 कितना हो जाएगा, T माइनस 10 हो जाएगा। C से C कैंसिल हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो ये आया 2 इंटू 80 तो हो गया 160 माइनस 2T इक्वल टू 3T माइनस 30। इसको इधर भेज दिया तो 160 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो गया, 5T हो गया। तो ये हो गया 190 इक्वल टू 5T। तो यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी 190 अपॉन 5। डेट मीन्स कितना हो जाएगा, 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ में आया। तो ये यहाँ से इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाने की आदत डालो ताकि गलत ना हो। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर, जो कैलोरीमेट्री वाले हुआ करें उसमें डायग्राम बनाने की आदत डाल लो। अब देखो जो जो कह रहा है भाई, इलेक्ट्रिक हीटर है तो भैया जब भी सोर्स की बात होगी, ठीक है, तो जिस भी सोर्स के पास पावर होती है तो वो एनर्जी उसके पास किस फॉर्म में रहती है, एनर्जी जो उसके पास होती है वो पावर इनटू टाइम के फॉर्म में रहती है। तो देखो यहाँ पे Q इक्वल टू हो गया पावर इनटू टाइम। अब ये पावर इनटू टाइम जो होगा यही तो MC डेल्टा टी होगा, है ना। MC डेल्टा टी लिख दें या C डैश लिख दें, एक ही बात है। तो MC डेल्टा टी होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये तुम्हारा हो गया MC डेल्टा टी हो गया। अब पावर की वैल्यू लग देंगे, तो 1 किलोवाट है तो इसको हमने चेंज कर लिया वाट में, टाइम जो था उसको सेकंड में कर लिया। डेल्टा टी हमारा आ गया, मास गिवन था, तो सारी चीज़ें तो गिवन ही थी ना, बस फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आ जाएगा। कहीं कोई डाउट तो नहीं है बच्चे, किसी को नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। फिर लिखा हुआ है वाटर। वाटर जो है, वाटर हमारा क्या है, इनिशियली कितने पर है, वाटर हमारा इनिशियली था 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये देखा जाता है कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि हाइट से गिर रहा है ना, हाइट से गिर रहा है, तो बताओ हाइट से जब गिरता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे Q जो होगा वो अब की बार किसको बैलेंस कर रहा होगा, MGH को कर रहा होगा। तो वही देखो Q इक्वल टू कितना लिखा, MGH, Q की जगह लिख दिया M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, MC डेल्टा टी, और यहाँ पे वो लिख दिया। सॉल्व किया, आंसर आ गया। तुम लोग वीडियो को पॉज करो और जो गिवन लिखा है उसके थ्रू तुम लोग आंसर निकालो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब अगला देखते हैं। फिर देखो 1 kg ऑफ इतना, 1 kg of water is contained in 1.25 kilowatt kettle. Calculate the time taken for the temperature of water to rise from 25 डिग्री सेल्सियस to boiling point.
तो यहाँ पे फिर से वही बात है, पावर इंटू टाइम, इसी को क्या करेंगे mc डेल्टा टी लिखेंगे। तो पावर इंटू टाइम जब लिखेंगे तो यहां से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वैल्यू यहां से आ जाएगी और ये यहां से टाइम हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर ले जाएंगे, तो यहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? यहां तक एक एक चीज समझ में आ रही है सबको, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? तो अब इसका स्पेसिफिक हीट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। हीट को हम दो पार्ट में कराएंगे ताकि आपका कहीं भी स्टेमिना कम ना पड़े। पहला पार्ट सिंपल था, सेकंड पार्ट बहुत टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तभी वो सिंपल माना जाएगा, नहीं तो वो सिंपल नहीं है कहीं से भी। उसके क्वेश्चन अधिकतर बच्चों के गलत होते ही होते हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता, तो सही कहाँ से हो जाएंगे, उनके भी पास सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें सेकेंड पार्ट करेंगे और उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है तब तक? तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्किल में आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो अपना तो आप देखिए ही देखिए, और पूरा कंटेंट मिलेगा आपको, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश रहेगी। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।